झारखंड ऑब्जेक्टिव का सीरीज अभी चल रहा है। 9000 प्रश्नों का महासागर है, जिसका अभी 12वां दिन है। आज झारखंड ऑब्जेक्टिव, झारखंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कवर हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। चलिए उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक कैलकुलेटेड राइट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना और कम समय में अपने तैयारी को पुख्ता करना अगर चाहते हैं तो आपको इस रिवीजन टॉपिक प्लान से जरूर जुड़ना चाहिए, जिसमें पेपर 2 के अंदर हम लोग खोरठा पर चर्चा करते हैं और पेपर 3 में जो कॉमन है सबके लिए। तो पेपर 3 के लिए मैंने आपको बताया है, आपके पास क्राउन या फिर ल्यूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी बुक होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। झारखंड उड़ान का जो एमसीक्यू वाला सीरीज चल रहा है उसका पीडीएफ यहाँ पर क्लास वाइज आपको मिलता है। कंप्यूटर एमसीक्यू का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर की क्लासेस पूरी तरह से यहाँ पर करवा दी जाएगी कंप्लीट। आगे देखिए, डेली या अल्टरनेट आपको टॉपिक 7 से 8 के बीच में मिलता है। आपको उसी टॉपिक पर जाना है। आपको पूरा दिन का एक टारगेट सेट करके दिया जाता है, एक सही रणनीति के साथ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो पर चलते हैं। अगर आपको इस प्लान से जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और उसके बाद सारा कुछ आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। हम आज देखेंगे झारखंड की कृषि से स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड की कृषि, एग्रीकल्चर इन झारखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड की कुल भूमि के लगभग 23% हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। कितना? 23% हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल, कितना प्रतिशत लेबर, कितना प्रतिशत श्रम बल का डैश रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो ये याद रखिएगा 43%। झारखंड राज्य की कुल आबादी का लगभग 43% जो श्रम बल है, जो रोजगार है, वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। तो याद रखिएगा 38 लाख हेक्टेयर। कितने? 38 लाख हेक्टेयर पर। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे लगभग इतने भूमि पर। तो आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। देखिए, ये जो चैप्टर है झारखंड की कृषि, इसको कोई समझने वाला चैप्टर नहीं है, इसीलिए आपको एमसीक्यू के माध्यम से करवा दिया जा रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। ठीक है, तो ये कितना है? 48%। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 48% भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। कितने प्रतिशत भाग पर? 48%। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? धान है। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? धान है। और दूसरा सबसे प्रमुख फसल यहाँ का मक्का है। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सी है भाई? तो ये आपका मक्का है। झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई के क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो ये आपका है 15%। झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो केवल 15% क्षेत्र पर। ठीक है, झारखंड राज्य का सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा कुआं है, क्योंकि यहाँ नदी, नाला, तालाब उस तरीके के से नहीं है। आप लोग तो नदियों के बारे में पढ़ा होगा कि पठार, पत्थर, चट्टान ये सब से निकलती है। तो यहाँ पर झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? कुआं है। क्या है? कुआं है। आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है और इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? तो ये याद रखिएगा कि झारखंड की जो भू आकृतिक संरचना है, आप जानते हैं झारखंड में जो यहाँ की स्थलाकृतियां हैं वो क्या है? उबड़ खाबड़ है, पठार है, चट्टान है। तो इस प्रकार की आकृतियों के कारण, इसके अपने भू आकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग जो है वो संभव नहीं हो पाया है। झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है, जिस पर कोई खेती वगैरह, तो कितना प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? 17%। कितने? 17% भूमि परती पाई जाती है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोत, जोत क्या होता है? खेत टाइप से होता है। तो झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार 1.17 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति 1.17 हेक्टेयर। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर
खरीफ फसल की खेती की जाती है। तो खरीफ फसल की खेती 80% भाग पर करी जाती है। अब देखिए फसल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल और एक होता है जायद। तो देखिए रबी और खरीफ में क्या है, रबी का मतलब क्या है, एक तरह से समझ सकते हैं। खरीफ, खरीफ क्या है, खरा खरा सुनाने वाला, जो कि एकदम गर्म मिजाज का होता है। खरीफ क्या होता है, खरा खरा सुनाने वाला, जो कि एकदम गर्म मिजाज का होता है। तो याद रखिएगा खरीफ फसल जो है वो गर्मी के दिनों में इसे लगाया जाता है और ठंडा आते आते इसे काट लिया जाता है। यानी कि खरीफ फसल गर्मी के मौसम में जून मई जून के समय में इसको लगाया जाता है और कब, अक्टूबर नवंबर के समय इसको काट लिया जाता है खरीफ का फसल। ठीक है, अच्छा रबी फसल, जैसा कि ये खरीफ फसल गर्म दिन में, तो रबी फसल ठंडा वाला दिन में होता है। ठीक है, ठंडा वाला दिन में। तो याद रखिएगा रबी फसल जो है कब, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाएगा और मार्च में काट लिया जाएगा। अब मार्च और मई जून के बीच का जो टाइम है उसमें जो फसल लगाया जाता है तरबूज वगैरह, तो वो जायद फसल होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर है कि राज्य में, झारखंड राज्य में खरीफ फसल की खेती कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है, तो ज्यादातर 80% भाग पर खरीफ की खेती की जाती है। झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं, तो झारखंड राज्य के 17 जिले, झारखंड राज्य के 17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं। झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है, बताइए। झारखंड राज्य में किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है, तो ये मेस्टा है। जिस प्रकार से जूट एक रेशेदार फसल है और जूट पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इसका ये किया जाता है, उगाया जाता है, तो उसी प्रकार से झारखंड में, झारखंड राज्य में मेस्टा रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अब देखिए झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR, ठीक है, इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किया जा रहा है हजारीबाग में। कहां पर, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है, तो हजारीबाग में। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है, तो झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार कौन सा है, तो यह भदही तथा अगहनी, ये दोनों खरीफ फसल का प्रकार है। देखिए भदही का मतलब क्या होता है कि देखिए मई जून के टाइम में, मई में इस टाइम पे क्या किया जाए, लगाया जाए। और भादो, भादो जो होता है क्या होता है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर ये सब टाइम में, भादो के टाइम में काट लिया जाए। फिर उसके बाद अगहनी क्या होता है, उसी टाइम पे लगाया जाए और अगहन में जाके काटा जाए, दिसंबर के आसपास। तो दो प्रकार के यहाँ पर खरीफ फसल होते हैं, एक भदई और एक अगहनी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है, भदई खरीफ फसल को बोया जाता है बैसाख के महीने में। क्या, खरीफ फसल को बोया जाता है बैसाख में, और बैसाख में बोया जाएगा। ठीक है, बैसाख में बोया जाएगा, जैसे कि मई जून के टाइम पे बैसाख में बोया जाएगा। और इसको काट कब लिया जाएगा, इसको काट लिया जाएगा भादो के महीने में। कब, भादो के महीने में काट लिया जाएगा, यानी कि अगस्त सितंबर, जो सावन के बाद क्या आता है हिंदी महीने में, सावन के बाद भादो आता है। और सावन किस टाइम पे लगभग होता है, ये अगस्त वगैरह के टाइम में, और सावन के बाद भादो, तो अगस्त सितंबर के टाइम में ये भदई जो फसल है खरीफ फसल, उसको काट लिया जाता है। तो बैसाख के महीने में लगाया जाता है, काट लिया जाता है भादो के महीने में। ठीक है, भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह की जाती है, तो भादो माह में कटाई करी जाएगी, भादो माह में। अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है, तो याद रखिएगा आषाढ़ माह में। कब, आषाढ़ में। देखिए जेठ के बाद आता है, हिंदी महीने में जेठ के बाद आता है आषाढ़। तो आषाढ़ कब होता है, तो जून जुलाई का टाइम होता है, ये जून का टाइम। ठीक है, तो आषाढ़ इसमें बोया जाएगा और कब काटा जाएगा, अगहन में। कब, अगहन में। ठीक है, तो अगहन कब आता है भाई, तो अगहन ये जो कहा जाएगा दिसंबर वगैरह का महीना जो होता है अगहन वाला। ठीक है, अगहन पूस, आप लोग जानते होंगे पूस में बहुत ज्यादा ठंड, पूस की रात आपने पढ़ा होगा। तो अगहन के टाइम में इसको काट लिया जाता है। तो ये है अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह की जाती है, तो अगहन में किया जाता है। कब, अगहन में किया जाता है। देखिए कहा जा रहा है झारखंड के कुल कृषिगत, यहां ऊपर में मैंने दी, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है, तो याद रखिएगा 20%। तो भदई फसल यानी कि भदई क्या है, खरीफ फसल है, भादों में काटा जाता है इसको। तो भदई फसल की कृषि लगभग 20% भूमि पर की जाती है। और याद रखिएगा कि अगहनी फसल की कृषि कितने भूभाग पर की जाती है, तो अगहनी फसल करी जाती है लगभग 70% भूभाग पर। कितने, 70% भूभाग पर। कहा जा रहा है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2019-20 की तुलना में
2020-21 में खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज किया गया है। अब ये खरीफ फसल क्या है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल जो भी उस टाइम पर खरीफ फसल ऐसा हम कह सकते हैं कि जो खरीफ फसल मतलब खरा खरा सुनाने वाला गर्मी के दिन में बोया जाता है। और गर्मी के दिन में कौन सा ये फसल को बोया जाता है, ये आप लोग अपने गांव वगैरह में जाते होंगे तो गर्मी के दिन में धान देखते होंगे, ठीक है। उस टाइम पे धान होता है, मकई होता है, ज्वार होता है, बाजरा, इन सब का खेती, गन्ना केतारी वगैरह जो बोलता है तो उसको ये क्या है, खरीफ फसल है। अगर रबी फसल बोले तो ठंडे के दिन में क्या रोपा जाता है, आप चना देखते होंगे, ठंडे के दिन में मटर होता है, ठीक है। जितने भी दलहन तिलहन ये सब, ठीक है, और जौ होता है, गेहूं होता है, ये सब रबी का फसल है, ठीक है। तो देखिए 2019-20 की तुलना में 2020-21 में खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के, झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा 85% धान। आप हम लोगों ने अभी बात किया कि धान सबसे पहला प्रमुख ये फसल है झारखंड का, ठीक है। तो झारखंड में खरीफ फसल धान, ठीक है। तो खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है, तो 85% भाग पर, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड राज्य का अधिकांश पठारी भाग होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। और उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है, उस भूमि को जाना जाता है बारी भूमि के नाम से, उस भूमि को जाना जाता है बारी भूमि के नाम से। याद कीजिए, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होता है और उसके कारण क्या होता है, गेहूं और जौ की खेती के लिए सिंचाई का साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर उसको गेहूं और जौ की खेती की जाती है। इस भूमि को नाम दिया जाता है बारी भूमि। क्या, बारी भूमि। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, याद कीजिए, झारखंड के पलामू में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। झारखंड के किस जिले में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड के पलामू में गेहूं का भी सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो झारखंड के पलामू में गेहूं का और मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है, तो झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। क्या नकदी फसल है? देखो, अब नकदी फसल क्या होता है, देखिए नकद, नकद का आता है ना, चलो यहाँ उधार नहीं चलेगा, नगद चलेगा, नगद, चलो लाओ पैसा। तो यहाँ पर ये है ऐसा ऐसा फसल जिसको इसीलिए उगाया जाता है कि इसको बेच करके हम क्या करें, पैसा कमाएं। व्यापार के उद्देश्य से, बिजनेस के उद्देश्य से जो बिजनेस किया जाता है, तो याद रखिएगा जिस फसल का, तो वो नकदी फसल कहलाती है। और झारखंड में गन्ना जो है एक प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है, गन्ना। आगे देखिए, झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में किया जाता है। कहां पर, पलामू में किया जाता है। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश, उत्तरी कोयल, देखिए उत्तरी कोयल नदी किधर है बताइए, झारखंड राज्य में सोन नदी, सोन नदी का ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तरी कोयल नदी का जो दो नदी क्या होता है इधर से, और एक नदी बूढ़ा नदी है, ठीक है, जो कि सहायक नदी है, औरंगा अमानत, तो ये है। उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है, और झारखंड में सोन नदी में जाकर के अपने पानी को गिरा देती है, ये आप जानते होंगे। तो ये जो क्षेत्र है, तो उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश कहां से निकलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहां से देखते हैं, कहा जा रहा है इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिले में है। तो सही बात है, ये आपका जो सोन नदी है गढ़वा को टच करके गढ़वा पलामू से होते हुए बाहर चली जाती है। तो गढ़वा पलामू, ठीक है, और लातेहार तो होगा ही होगा, ठीक है, और इधर बगल में चतरा। तो ये जो उत्तरी कोयल नदी का घाटी क्षेत्र है, वह कृषि प्रदेश जो है विस्तार इसका पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा जिले में। समझिएगा, इस बात को रटना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जो उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश है, इसका कृषि प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है, धान है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा धान है इसका। और अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा धान वगैरह जो है ये कहाँ उगाई जाती है, ठीक है, ये हमने बात किया हुआ है। आगे देखते हैं कि झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य बोला जा रहा है। इस कृषि दामोदर घाटी तो आप लोग जानते होंगे, दामोदर घाटी कहां से निकलता है भैया, दामोदर नदी कहां से निकलती है, दामोदर नदी निकलती है लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी जगह से। और वहां से निकल करके कौन कौन राज्य से होकर के गुजरेगी, ठीक है, हजारीबाग, चतरा से टच करते हुए निकल जाती है, ठीक है, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ठीक है, तो निकल करके बाहर चली जाती है। तो ये जो है झारखंड में
कुल 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसके बारे में हमने बताया था। लेकिन अगर यहाँ से जो हुगली नदी में ये अपने जल को फेंकती है तो उस दरमियान में ये 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सब हमने बात किया हुआ है। तो ये जो यहाँ से जिस जिस क्षेत्र से होकर के जाएगी वहाँ अपना नदी घाटी क्षेत्र बनाएगा। तो बोलता है कि बताइए कौन सा इसका कृषि प्रदेश का विस्तार? लातेहार, बिल्कुल सही। चतरा, चतरा भी टच करेगा, हजारीबाग भी टच करता है, बोकारो तथा धनबाद जिले में, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता है। मैंने आपको पहले क्लास में ही, इससे पहले ही जब मैंने आपको झारखंड का भूगर्भिक इतिहास पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो यहाँ पर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि कोयला वगैरह मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सही है। धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या कहता है, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश। अब स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? तो रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, और रांची के नगड़ी से निकल करके सिंहभूम वाले इलाका से होते हुए उड़ीसा में पास कर जाती है। और स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है झारखंड की जो कि स्वतंत्र रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये बात भी हम लोग जानते हैं। अब इस क्षेत्र में जो भी है स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र का, तो इसके बारे में तो ऐसे ही पता हो जाना चाहिए। इस कृषि प्रदेश, ये जो स्वर्णरेखा घाटी कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, बिल्कुल सही, पूर्वी सिंहभूम वाला, और सरायकेला का पूर्वी भाग है, तो इस भाग से होकर निकलती है, तो बिल्कुल सही है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का पूर्वी भाग। अच्छा, इस क्षेत्र में मुख्यतः धान और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो याद रख लीजिए, स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र जो प्रदेश में कृषि के धान और सब्जी का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अब क्या कहा जा रहा है कि हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हजारीबाग कहाँ है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ऊपर वाला जो जगह है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, बीच में क्या बोलते हैं दामोदर नदी निकल के दोनों पठार को अलग कर दिया, तो ये सब हम लोग देखे हुए हैं। तो हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में बताइए, इस प्रदेश का जो कृषि प्रदेश हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा में, बिल्कुल सही है, हजारीबाग में, बिल्कुल सही, गिरिडीह और कोडरमा। तो ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये आपका हजारीबाग पठार, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग, ये क्षेत्र में फैला हुआ है। तो क्या हो जाएगा? चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा। अच्छा, याद कीजिए हमारे साथ ही कि जो आपका हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश है, इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का और रागी की खेती की जाती है। किसकी? रागी की खेती की जाती है। अच्छा, इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है, ज्यादातर विकास नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये सभी के सभी कथन सही है। राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? अब राजमहल पहाड़ी किधर की ओर है? संथाल परगना वाले क्षेत्र में। तो साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, इस पूरे जिले जो संथाल परगना वाला, याद रखिएगा कि राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश का जो विस्तार है वो किधर है? संथाल परगना वाले क्षेत्र में। साहेबगंज है, पाकुड़ है, 6 संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा सब में है। ठीक है, अच्छा, ये जो राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश वाले क्षेत्र का जो प्रमुख फसल है वो धान है, याद रखिएगा धान है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो हम जानते हैं कि जो, चलिए, तो बहुत उपजाऊ होती है, इधर धान वगैरह के खेत होता है। तो इस कृषि प्रदेश का जो प्रमुख फसल कौन सा है? धान है। तो चलिए, ये सभी हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सही। आगे देख लेते हैं। चलिए, एक मिनट, यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए रांची का पठार, रांची पठारी कृषि प्रदेश, तो ये जो इसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, तो रांची पठारी कृषि प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार जो है रांची पठारी कृषि प्रदेश का, ये आपका रांची में होगा ही होगा, लोहरदगा उसके बगल में, गुमला और सिमडेगा, रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, इस जिले में रांची पठारी कृषि प्रदेश का विस्तार है। ठीक बात है। अच्छा, रांची पठारी कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों में नकदी फसल की खेती की जाती है। और नकदी फसल कौन सा फसल होता है ये तो हम लोग जानते हैं, जिसका व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की भी खेती की जाती है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। रांची पठारी कृषि प्रदेश के बारे में याद कीजिए, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। अब इन जिलों का जो प्लेसमेंट है मैप पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में घूमना चाहिए। तो ये है
अच्छा, रांची पठारी कृषि प्रदेश में जो नकदी फसल की खेती की जाती है मुख्य रूप से, याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ रागी, रागी भी नकदी फसल है, तिलहन, दलहन, ये सब फलों की भी खेती की जाती है। अच्छा, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, उत्तरी पूर्वी, उत्तर किधर की ओर, ऊपर की ओर, पूरब किधर की ओर, इधर की ओर। तो उत्तरी पूर्वी जो है इसका विस्तार किधर है, तो उत्तरी पूर्वी गोड्डा, और गोड्डा का उत्तरी हिस्सा और साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। तो उत्तरी पूर्वी कृषि प्रदेश में जो कि आपका गोड्डा का उत्तरी हिस्सा और साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ठीक। और इस प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना, दलहन, इन सबों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अच्छा, यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है कि, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस क्षेत्र से गंगा नदी पास करती है, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ है। तो याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश झारखंड में सबसे ज्यादा कृषि विकसित प्रदेश है, ठीक है। और इसमें कौन से प्रदेश का विस्तार, इसका विस्तार कहां से कहां तक, तो गोड्डा का उत्तरी हिस्सा, साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। अच्छा, धान, मक्का, गेहूं, चना, दलहन, ये सब सबका होता है। झारखंड राज्य की सस्य गहनता है, झारखंड राज्य की सस्य गहनता, यहां पर कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य की सस्य गहनता कितनी है। अब ये सस्य गहनता क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई खेत है और उस खेत में एक साल के अंदर उसी खेत में आप क्या है, चना उगा लिए, उसी खेत में आपने धान उगा लिया, उसी खेत में आपने गेहूं उगा लिया, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक एग्रीकल्चरल ईयर में, ठीक है, आप एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के अगर क्रॉप को वहां पर उगा रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं, तो उसका इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा होता है, कम होता है, तो ये है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो झारखंड राज्य की सस्य गहनता एवरेज देखा जा रहा है 126%, कितना, 126%, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, झारखंड राज्य की, हाँ, 126%, झारखंड राज्य की सस्य गहनता 126% है, ठीक है। खल्लू कृषि क्या है, खल्लू कृषि क्या है, तो खल्लू कृषि झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है, खल्लू कृषि झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है, तो याद रखिएगा धान की। ऐसे भी सर्वप्रमुख, सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे मेन फसल कौन सा है झारखंड का, तो ये धान ही है। आगे देखिए, झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध हैं, तो ये आपका किस जिले में है भाई, तो ये आपका है गढ़वा जिले में। किस जिले में, गढ़वा में। झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस डीलर हैं, और पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन वगैरह हम लोग जहां लेने जाते हैं, जो डीलर कहते हैं, तो वो सबसे अधिक पीडीएस डीलर कहां पर है, तो ये आपको बताना होगा। ये है आपका रांची में, कहां पर, रांची में है, झारखंड राज्य के रांची में सबसे अधिक पीडीएस डीलर हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम पीडीएस डीलर कहां पर है, तो लोहरदगा में। सबसे अधिक पीडीएस डीलर रांची में, सबसे कम लोहरदगा में, ठीक है। तो ये झारखंड की कृषि से संबंधित एमसीक्यूज थे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली, क्या देखेंगे, झारखंड की सिंचाई प्रणाली। चलिए, झारखंड राज्य में, तो झारखंड की सिंचाई प्रणाली में हम देखेंगे कि झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितना है, यानी कि सिंचाई किया हुआ जो भूमि है झारखंड राज्य में कितना है, तो 12.77%, 12.77, 12.77% जो है वो झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है। झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग सतही जल के द्वारा सिंचित है, तो ये याद रखिएगा 58.32%, 58.32% झारखंड राज्य का कुल सिंचित भूमि कितना है, टोटल भूमि का, तो 12.77%। जितना भूमि सिंचित है उसका कितना प्रतिशत भूभाग जो है सतही जल के द्वारा सिंचित होता है, यानी कि जो सरफेस वाटर होता है उसके द्वारा सिंचित होता है, तो ये है आपका कितना, 58.32%, 58.32%। झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित है, तो याद रखिएगा यह आपका 41.7%। और आप जानते हैं झारखंड राज्य में भूमिगत जल की कमी है, इसीलिए सतही जल से ज्यादा सिंचाई होता है और भूमिगत जल से कम, ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो झारखंड राज्य के किस जिले में, देखिए झारखंड राज्य के लोहरदगा में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, इन सभी जिले में क्या होता है सिंचाई की, एक मिनट यहां पर है, ठीक है। तो झारखंड राज्य के साहेबगंज, दुमका तथा गुमला, झारखंड राज्य के साहेबगंज, दुमका तथा गुमला, इन सभी जिलों में
सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक आवश्यकता होती है? साहेबगंज, दुमका, गुमला, इन सभी जिलों में। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? तो उच्च आवश्यकता यहाँ पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा, सबसे हाई नीड जो है, रिक्वायरमेंट है सिंचाई की, वो आपका लोहरदगा है, रांची है, पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, हाई रिक्वायरमेंट है किसका? सिंचाई का। ठीक है, और अगर बोले कि सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है तो वो आपका लोहर साहेबगंज, दुमका, गुमला। अच्छा, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता होती है? तो झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता? पलामू में, गढ़वा में, गिरिडीह में। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता होती है? तो चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम में। चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम में निम्न सिंचाई की आवश्यकता होती है। झारखंड राज्य के इनमें से कौन सा झारखंड में सिंचाई का इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है? तो ये आपको याद रखना होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कुआं है। ठीक है, झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये याद रखिएगा, 30% कुओं से सिंचाई होती है। ठीक है, 30%। आगे देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड राज्य के गुमला जिले में। झारखंड राज्य के गुमला जिले में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड गुमला जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो याद रखिएगा, 87% भूभाग पर। गुमला जिले के कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो 87%, 27, सॉरी 87% पे। ठीक है, तो गुमला में सबसे ज्यादा सिंचाई कुआं से किया जाता है। ठीक है, और जो सिंचित भूमि का कुल कितना प्रतिशत भाग जो है कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो 87%। अच्छा, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पुराना साधन तालाब है। झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन तालाब है। झारखंड के किस जिले में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के देवघर जिले में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देवघर जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो ये आपका है 49% पर तालाब के द्वारा सिंचाई किया जाता है देवघर जिले में। अच्छा, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, 19%। 19%, 19%। और जो कुआं के द्वारा कितना परसेंट का सिंचाई किया जाता है? तो 30%। ठीक है, और तालाब के द्वारा 19%। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों के योगदान का लगभग कितना परसेंट है? तो नहरों के द्वारा कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? तो 18%। देखिए, कुआं के द्वारा 30%, किसके द्वारा? अभी जो हमने देखा ऊपर में, तालाब के द्वारा 19%, और नहरों के द्वारा 18%। नहरों के द्वारा 18%। झारखंड के किस जिले में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के सरायकेला खरसावां में, झारखंड के सरायकेला खरसावां में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप के योगदान, नलकूपों से जो सिंचाई किया जाता है वो कितना परसेंट किया जाता है? तो याद रखिएगा, 8%। तो क्या हमने देखा कि कुआं से 30%, हमने देखा तालाब से 19%, हमने देखा नहरों से 18%, और अब हम देख रहे हैं कि नलकूपों से लगभग 8% सिंचाई की जाती है, और इसका योगदान लगभग 8% है कुल सिंचित भूमि में। ठीक है, झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के किस जिले में? तो याद रखिएगा, लोहरदगा में। झारखंड के लोहरदगा में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। याद रखिएगा, झारखंड के कहां पर? लोहरदगा में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, और देवघर में तालाब के द्वारा। ठीक है, सरायकेला खरसावा में नहर से, और कुआं से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? तो गुमला में किया जाता है। कहां पर? गुमला में किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि जो लोहरदगा जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने परसेंट भूभाग पर नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो याद रखिएगा, 32% भूभाग पर लोहरदगा में। ये लोहरदगा की बात है। झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें। झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें तो यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा कुआं, ठीक है, 30%। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद तालाब 19%, उसके बाद नहर 18%, और नलकूप 8%। ठीक है, सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई किया जाता है गुमला से। ठीक है, गुमला में। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है सरायकेला खरसावा में, तालाब से देवघर में, और नलकूपों से सबसे ज्यादा लोहरदगा में। हमने अभी देखा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में
उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा एक गलत है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा गलत है, तो सही कौन सा है। देखिए, कोनार बैराज परियोजना गिरिडीह में है, बिल्कुल सही। पुनासी जलाशय परियोजना, देखिए कोनार बैराज परियोजना गिरिडीह में है, याद रखिए, हमारे साथ बोलिए, कोनार बैराज परियोजना गिरिडीह में है। ठीक है, तो देखिए ये जो कोनार बैराज परियोजना है गिरिडीह, याद रखिए कोनार बैराज परियोजना गिरिडीह, पुनासी जलाशय परियोजना देवघर में है, और ये पुनासी जलाशय परियोजना जो है ये देवघर में है। अच्छा, अजय बैराज परियोजना देवघर और जामताड़ा सम्मिलित रूप से दोनों में है। ठीक है, देवघर और जामताड़ा सम्मिलित रूप से दोनों का इसमें हक है, तो याद रखिएगा अजय बैराज परियोजना देवघर जामताड़ा। ठीक है, और ये जो कांची सिंचाई परियोजना है ये पलामू में नहीं बल्कि रांची में है। कहां पर, रांची में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, कांची सिंचाई परियोजना पलामू में नहीं बल्कि रांची में है। अच्छा, पलामू का जो सिंचाई परियोजना है कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, औरंगा और उत्तरी कोयल। औरंगा और उत्तरी कोयल जो सिंचाई परियोजना है वो पलामू में है। अच्छा, ये सब जो सिंचाई परियोजना है ये बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये परियोजनाएं हैं। अच्छा, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन से सिंचाई परियोजना आते हैं, तो याद रखिएगा 10,000 हेक्टेयर भूमि से, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा की सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पर जो 4 परियोजना आप देख रहे हैं ये बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही परियोजनाएं हैं, जैसे कि कोनार बैराज परियोजना, हमारे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा, गिरिडीह में, पुनासी देवघर में, अजय बैराज परियोजना देवघर जामताड़ा सम्मिलित रूप से, कांची सिंचाई परियोजना रांची में, जबकि यहाँ पलामू दिया गया है जो कि गलत है। पलामू का है आपका उत्तरी कोयल, बृहद सिंचाई परियोजना में उत्तरी कोयल और औरंगा। कह रहा है कि एक झारखंड की बृहद सिंचाई परियोजना में कौन सा शामिल नहीं है, तो झारखंड की बृहद सिंचाई परियोजना में ये अपर शंख जलाशय परियोजना जो है ये शामिल नहीं है, बल्कि अजय बैराज परियोजना जो कि गिरिडीह में है ये बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल है। गुमानी जलाशय परियोजना जो है ये आपका कहां पर है, तो ये गुमानी है आपका साहेबगंज पाकुड़ में। ठीक है, साहेबगंज पाकुड़ में गुमानी जलाशय परियोजना है। और औरंगा जलाशय परियोजना ये पलामू में है। ठीक है, तो ये सब औरंगा जलाशय परियोजना पलामू का, गुमानी जलाशय परियोजना साहेबगंज का, अजय बैराज परियोजना गिरिडीह का, ये सब के सब बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। जबकि अपर शंख जलाशय परियोजना ये आपका गुमला में है। कहां पर, अपर शंख जलाशय परियोजना ये गुमला में है, और ये बृहद सिंचाई परियोजना में नहीं बल्कि मध्यम सिंचाई परियोजना में आता है। और मध्यम सिंचाई परियोजना में होता है 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक को अगर सिंचाई किया जाए, उतना का व्यवस्था किया जाए, तो वो आपका मध्यम सिंचाई परियोजना में आते हैं। चलिए, झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी, तो याद रखिएगा ये किया गया था आपका स्वर्ण रेखा परियोजना का। किसका, स्वर्ण रेखा परियोजना का। इसकी शुरुआत जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। मतलब कि ये जो स्वर्ण रेखा परियोजना है ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है, और इसके अंतर्गत अलग अलग बांध और नहर बनाए गए हैं। इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक जलाशय परियोजना है, कोनार जलाशय परियोजना। कौन सा, कोनार जलाशय परियोजना, याद रखिएगा, कोनार जलाशय परियोजना जो कि अभी हमने देखा गिरिडीह में स्थित है, गिरिडीह में स्थित है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये जो पुनासी जलाशय परियोजना आप देख रहे हैं ये सातवीं 7th 5 ईयर प्लान के तहत इसको बनाया गया था, 7th 5 ईयर प्लान के तहत। और ये जो गुमानी जलाशय परियोजना है ये 1977 में इसका स्थापना हुआ था, प्रारंभ हुआ था इसका। ठीक है, अच्छा, औरंगा जलाशय परियोजना जो है, औरंगा जलाशय परियोजना जो कि पलामू में है, और ये भी 7th 5 ईयर प्लान के तहत इसका प्रारंभ किया गया था इसको। तो याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा परियोजना 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पुनासी जलाशय परियोजना 7th 5 ईयर प्लान जो कि पुनासी जलाशय परियोजना कहां पर है, देवघर में है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका गुमानी जलाशय परियोजना साहिबगंज पाकुड़ में है, ये कब शुरू हुआ था, ये 1977 में। और औरंगा जलाशय परियोजना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक और आपको याद रख लेना है, कोनार जलाशय परियोजना जो कि गिरिडीह में है, और एक उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना ये भी आपका पलामू में है, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। तो देखिए अभी हमने देखा स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी।
कोनार बैराज परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, स्वर्ण रेखा 5वीं पंचवर्षीय योजना, उत्तरी कोयल 5वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तरी कोयल कहाँ है? पलामू में है। कोनार कहाँ है? गिरिडीह में है। और स्वर्ण रेखा कहाँ है? बहुउद्देशीय परियोजना तो ये जो आपका पलामू प्रमंडल है उसमें पड़ता है। और आप कोल्हान प्रमंडल, और ये पुनासी जलाशय परियोजना जो है इसकी स्थापना, इसका प्रारंभ जो हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। कौन सा? पुनासी जलाशय परियोजना का, पुनासी जलाशय परियोजना। और ये कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है। 7वीं पंचवर्षीय, तो यहां से ये हो गया। अब आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बृहद सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित जिले, तो देखिए ये जो स्वर्ण रेखा परियोजना है, उत्तरी कोयल परियोजना, तो हम लोग जानते हैं उत्तरी कोयल परियोजना पलामू का है, पुनासी परियोजना देवघर का है, गुमानी पर जलाशय परियोजना साहिबगंज का है, और स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम का है। तो ये पूरा का पूरा सब सही है, 1 2 3 4 हो जाएगा। सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? तो सलैया जलाशय परियोजना जो है ये हजारीबाग जिले में संचालित है। सलैया जलाशय परियोजना, सलैया जलाशय परियोजना। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? यानी कि सकरी गली सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में अभी चल रहा है, ऑपरेटेड है? तो याद रखिएगा ये आपका है कौन सा? ये आपका साहेबगंज। साहेबगंज के बगल में सकरी गली है, ठीक है। तो साहेबगंज से सटा हुआ सकरी गली है। और आपको याद रहना चाहिए कि साहेबगंज के पास, साहेबगंज जिला में ही पड़ता है सकरी गली पंप परियोजना। किस जिले में संचालित है? तो आपका साहेबगंज में, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुमला जिले में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। देखिए ये जो भैरवा जलाशय परियोजना है ना, ये आपका कहाँ पर है? रामगढ़ हजारीबाग वाले क्षेत्र में, ठीक है। भैरवा जलाशय परियोजना, भैरवा जलाशय परियोजना ये आपके रामगढ़ हजारीबाग वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गुमला में कौन नहीं है? भैरवा जलाशय परियोजना नहीं है। बाद बाकी कतरी, अपर शंख और पारस, ये सब कहाँ है? गुमला के हैं। याद रख लीजिए हमारे साथ, कतरी, अपर शंख और पारस जलाशय परियोजना ये सब गुमला के परियोजनाएं हैं। गुमला की कतरी, अपर शंख और पारस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? तो कौन सी सिंचाई जिला का कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा था जो अजय बैराज परियोजना है, जो अजय बैराज परियोजना है ये देवघर जिले का है। देवघर जिले, देवघर जामताड़ा का सम्मिलित, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल। चलिए ये हमने कट कर लिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो ये बासुकी जलाशय परियोजना और कांची बृहत, जो कि अभी हमने ऊपर में ही पढ़ा था, रांची में स्थित है। कांची रांची। अच्छा, बासुकी जलाशय परियोजना रांची में है, तो ये रांची में है, ये रांची में है। बाद बाकी अजय देवघर में है, तो यहां से हो जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध गोड्डा जिले से है। कहां से? गोड्डा जिले से। याद रखिएगा, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध गोड्डा जिले से है। कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? तो देखिए, सतपुटका, झरझरा, नकटी, सतपुटका, झरझरा, नकटी, ये सारे के सारे परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है। कौन कौन से? सतपुटका, झरझरा, नकटी, ये सारे के सारे परियोजनाएं पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है। अच्छा, कौन सी जलाशय परियोजना खूंटी जिला से संबंधित है? अच्छा, खूंटी जिला से कौन सा संबंधित है भाई? तो देखिए ये जो आपका तजना जलाशय परियोजना है, तजना जलाशय परियोजना, ये खूंटी जिले से संबंधित है, ठीक है। तो यहां से आपको याद हो जाएगा। देखिए जितना यहां पर करवाया जा रहा है उतना भी अगर आपको जलाशय परियोजना याद हो जाएगा तो आपके लिए काम हो जाएगा। देखिए, तजना जलाशय परियोजना कहां पर है? खूंटी में स्थित है। कहां पर? खूंटी में स्थित है तजना जलाशय परियोजना। ये राम रेखा जलाशय परियोजना कहां है भाई? ये राम रेखा जलाशय परियोजना जो है, और जिंजोरी जलाशय परियोजना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिंजोरी जलाशय परियोजना है ये आपका पलामू में स्थित है। कहां पर? पलामू में स्थित है जिंजोरी जलाशय परियोजना। और ये जो राम रेखा जलाशय परियोजना है ये गुमला सिमडेगा, आपस में साथ साथ सटे सटे दोनों भाई, तो दोनों भाई से सम्मिलित है, संबंधित है। गुमला सिमडेगा से राम रेखा जलाशय परियोजना, जबकि जिंजोरी जलाशय परियोजना पलामू और तजना जलाशय परियोजना खूंटी से। तो देख लीजिएगा अपना। आगे देखिए, किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिला से है? किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिला से है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका कंसजोर जलाशय परियोजना, कंसजोर जलाशय परियोजना जो है ये सिमडेगा जिले से है, संबंधित है, ठीक है।
और ये सब कहाँ है ये भी याद रख लीजिएगा। सलैया कहाँ है? हजारीबाग में। सलैया कहाँ है? हजारीबाग में। सुकरी कहाँ है? और नकटी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। और सुकरी लोहरदगा में। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, सुकरी जलाशय परियोजना, सुकरी जलाशय परियोजना लोहरदगा, सुकरी जलाशय परियोजना लोहरदगा, हमारे साथ बोलिए, सुकरी जलाशय परियोजना लोहरदगा। सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग, सलैया जलाशय परियोजना, सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग, सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग, सुकरी जलाशय परियोजना लोहरदगा, नकटी जलाशय हमने अभी देखा पश्चिमी सिंहभूम। और कंसजोर कहाँ है? तो कंसजोर सिमडेगा से संबंधित है। पतरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो ये किस जिले से है? रांची जिले से है। इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध पलामू जिला से है? तो पलामू जिला से संबंधित जो सिंचाई परियोजना है वो जिंजोरी, अभी हमने देखा था जिंजोरी क्या बोलते हैं जलाशय परियोजना पलामू में है, मलय जलाशय परियोजना पलामू में है, और बटाने जलाशय परियोजना पलामू में। तो याद रखिएगा, मलय, जिंजोरी और बटानी ये सब पलामू जिला के जलाशय परियोजनाएं हैं। गरही जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो गरही जलाशय परियोजना चतरा में है। कहाँ पर? चतरा में है। अच्छा, इनमें से किस जिला जलाशय परियोजना का संबंध कोडरमा से है? तो कोडरमा से जो है आप क्या बोलते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि जो केसो जलाशय परियोजना है, जो केसो जलाशय परियोजना है, इसका संबंध कोडरमा से है। अच्छा, ये खुदिया और सोनारे कहाँ से है? खुदिया है आपका धनबाद में, खुदिया जलाशय परियोजना धनबाद। और ये जो सोनारे जलाशय परियोजना ये पलामू, और केसो जलाशय परियोजना कोडरमा, केसो जलाशय परियोजना कोडरमा, खुदिया जलाशय परियोजना धनबाद, सोनारे जलाशय परियोजना पलामू, सोनारे जलाशय परियोजना सोनारे पलामू, केसो कोडरमा, केसो कोडरमा, खुदिया धनबाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे। कहा जा रहा है गोबई जलाशय परियोजना, गोबई जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो गोबई जलाशय परियोजना धनबाद से है। कहां से? गोबई जलाशय परियोजना का संबंध धनबाद से है। तो याद रहेगा, गोबई जलाशय परियोजना धनबाद, गोबई जलाशय परियोजना धनबाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं गोबई जलाशय परियोजना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना का परियोजना सरायकेला खरसावां जिले से संबंधित है? तो ये आपका पालना सोना शुरू, पालना सोना शुरू, पालना सोना शुरू, ये सब सरायकेला खरसावां के ही जिले से संबंधित है। देखिए, कहीं पर सराय होता है जहां पर लोग जाकर के क्या करते हैं, सोते हैं। तो सराय देखा सोना शुरू कर दिया, सराय देखा सोना शुरू कर दिया। अच्छा, सराय देखे, सराय पे लोग, सराय जो होता है तो गरीब लोगों को पालने का भी काम करता है। तो क्या हो जाएगा, सराय सुनेंगे तो गरीब लोगों को पालने का काम करता है, तो पालना हो जाएगा। सराय आपने देखा सोना शुरू कर दिया। तो अगर इस तरह से आप याद रखेंगे तो एग्जाम में ट्रिक आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही टिक कर लेंगे, तो थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं इसको रिलेट करके। ठीक है, देखिए, सराय केला खरसावां जिले से सराय देखा, सराय गरीब लोगों को पालने का भी काम करता है। सोना, सराय देखा सोना शुरू, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आगे के जो भी है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि झारखंड के जो मल्टीपर्पज़ वैली कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो इसमें देखते हैं कि कौन सी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत हम लोग देख रहे हैं कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये आपका है दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी। ये जो परियोजना है ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी का, दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था 1948 में। भारतवर्ष की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, कब इसका प्रारंभ किया गया? 1948 में, 1948 को। अच्छा, दामोदर घाटी घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल से। क्या? झारखंड पश्चिम बंगाल से। हम जानते हैं कि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, और अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा ये दामोदर नदी घाटी को बंगाल का शोक से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी अभी बोला जा रहा है। चलिए, कहा जा रहा है दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से। झारखंड और पश्चिम बंगाल से, क्योंकि दामोदर नदी जो है वो अपना पानी बंगाल में गिराती थी, तो दोनों राज्यों का संबंध इससे है। ठीक है, तो ये देख लीजिए झारखंड और पश्चिम बंगाल से। झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? तो याद रखिएगा, अमेरिका, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से दामोदर घाटी परियोजना प्रभावित है। ठीक है, उससे ही इंस्पायर्ड है।
दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। अब देखिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 को करी गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो ये याद रखिएगा तिथि, ठीक है, 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना करी गई थी। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर घाटी मुख्यालय दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो ये आपके कोलकाता में है। डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपके कोलकाता में है। चलिए आगे देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? तो ये आपका है 8। याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? तो 8 बड़े बांधों का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना पर किया गया है। अब आगे देख लेते हैं, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो ये याद रखिएगा 3, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना पर दामोदर डीवीसी के सहारे कितने थर्मल पावर कॉर्पोरेशन चलाए जा रहे हैं? तो 3 चलाए जा रहे हैं। कितने? 3 चलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? किस? तो ये याद रखिएगा, बोकारो थर्मल जो है ये डीवीसी के सहारे ही चलता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दामोदर घाटी निगम पर कितने तापीय विद्युत गृह का? तो 3। उसमें से बोकारो थर्मल है, एक चंद्रपुरा थर्मल है और दुर्गापुर थर्मल। तो ये तीनों के तीनों जो है ये दामोदर क्या बोलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर अवस्थित है? याद रखिएगा कि जो यहाँ पर तिलैया बांध, मैथन डैम और बाल पहाड़ी बांध, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तिलैया डैम, मैथन डैम और बाल पहाड़ी बांध जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी जो कि हजारीबाग पठार से निकलती है, हजारीबाग गिरिडीह होते हुए धनबाद के क्या बोलते हैं, धनबाद में आकर के क्या करती है, ये अपने जल को गिरा देती है। धनबाद के चिरकुंडा वाले जगह में जाकर के जल को गिरा देती है और इस नदी पर यहाँ पर मिलने से पहले इस पर जो है डैम का निर्माण किया गया है। तिलैया डैम, मैथन डैम, बाल पहाड़ी डैम जो कि दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर अवस्थित है। अच्छा, कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? कौन सा बांध है, नीचे दिया गया, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर पंचेत डैम, अय्यर डैम, बेरमो डैम, ये सारे के सारे डैम जो है ये आपके दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर पंचेत डैम दामोदर नदी पर, ठीक है, और अय्यर डैम दामोदर नदी पर, अय्यर डैम दामोदर नदी पर, और आपका बेरमो डैम पंचेत, याद रखिएगा, पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये जो डैम है ये आपके दामोदर नदी पर है। कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर स्थित है? तो बोकारो नदी पर जो क्या बोलते हैं डैम स्थित है ये आपका है कौन सा? बोकारो बांध। बोकारो बांध कौन सा? बोकारो बांध है, बोकारो नदी पर स्थित। अच्छा, कोनार बांध जो है ये किस नदी पर है? तो कोनार बांध जो है कोनार नदी पर ही स्थित है। कौन से? कोनार नदी पर ही स्थित है कोनारो बांध, ठीक है। और चंद्रपुरा डैम, तो इसे आपको क्या है कि देखिए, कोनार तो हम लोगों ने देखा कि ये कोनार नदी में है। यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर स्थित है? तो दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर स्थित है कोनार बांध, अभी हमने देखा। अच्छा, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, दुर्गापुर बांध। दुर्गापुर बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोधक बांध है। कौन सा? दुर्गापुर बांध, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तिलैया डैम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1953 को। 1953, एक अगर और डिटेल में पूछा जाए तो 21 फरवरी 1953, 21 फरवरी 1953 को इसका प्रारंभ हुआ था, इस तिलैया डैम का, ठीक है। अच्छा देखिए, तिलैया बांध का जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो तिलैया डैम का जल ग्रहण क्षमता जो है ये आपका कितना है? ये है आपका 984 वर्ग किलोमीटर। तिलैया डैम का जल ग्रहण क्षमता 984
वर्ग किलोमीटर। अब कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? कोनार बांध जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार बांध दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार नदी पर स्थित है हजारीबाग जिले में। कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो कोनार बांध का प्रारंभ हुआ था आपके 1955 में। कब? 1955 में कोनार बांध का प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1955 में, याद रखेंगे 1955 में कोनार बांध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता कितनी है? कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता 997 किलोमीटर है, 997 स्क्वायर किलोमीटर। मैथन बांध में इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो मैथन बांध जो है ये आपके धनबाद जिले में है, धनबाद जिले में है। मैथन डैम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो मैथन डैम का प्रारंभ हुआ था 1957 1957 को। मैथन बांध की जल ग्रहण क्षमता कितनी है? तो मैथन बांध की जल ग्रहण क्षमता है आपकी 6293 स्क्वायर किलोमीटर। 6293 स्क्वायर किलोमीटर मैथन डैम की जल ग्रहण क्षमता है। पंचेत डैम किस जिले में निर्मित है? तो पंचेत डैम भी धनबाद जिले में ही निर्मित है। अच्छा, पंचेत डैम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? पंचेत डैम का प्रारंभ हुआ था आपके 1959 1959 और 1957 में हुआ था मैथन डैम का। ठीक है, पंचेत डैम का जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो पंचेत डैम का जल ग्रहण क्षमता है 10,966 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत है, ठीक है, 10,966 स्क्वायर किलोमीटर पंचेत डैम का जल ग्रहण क्षमता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो ये आपको बताना होगा 6। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत, तो देखिए अभी हमने देखा था तापीय विद्युत गृह जो है वो 3 थे। ठीक है, तापीय विद्युत 3 थे, बोकारो थर्मल, ठीक है, उसके बाद चंद्रपुरा और एक दामोदर थर्मल, सॉरी दुर्गापुर थर्मल, तो वो 3 हो गया। और जल विद्युत गृह का निर्माण 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया दामोदर घाटी परियोजना के तहत। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा पंचेत जो है जल विद्युत गृह है। ठीक है, पंचेत जल विद्युत गृह, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, ये पंचेत है, बेरमो है, मैथन है, ये सब हाइड्रो पावर प्लांट्स है। किसके ऊपर? दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है। लेकिन ये दुर्गापुर है तापीय, लेकिन दामोदर घाटी परियोजना के तहत ही बनाया गया, लेकिन ये थर्मल पावर प्लांट है। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा 1200 मेगावाट। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई भी की जाती है? तो याद रखिएगा 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर दामोदर घाटी परियोजना से सिंचाई भी की जाती है। झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो ये है आपका स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड राज्य की, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ किया गया है 1982 यानी कि 1982-83 में स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ किया गया है। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से नीचे दिए गए कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो आपका कौन सा? बिहार। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से बिहार राज्य लाभान्वित नहीं होता, यानी कि झारखंड होता है, पश्चिम बंगाल होता है, उड़ीसा होता है, लेकिन बिहार नहीं होता है। निम्नलिखित बांधों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित बांधों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है चांडिल डैम, कोनार डैम। अभी हमने देखा कि कुछ दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार नदी पर कोनार बांध स्थित है, गोलूडी डैम है, ईचा बांध है, गजिया बांध है और तिलैया डैम है। और तिलैया डैम के बारे में भी हमने भी देखा थोड़ी देर पहले, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया बांध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन सी इनमें से किन बांधों का संबंध स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से है? तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से जो संबंधित बांध है, याद रखिएगा चांडिल डैम है। कौन कौन? चांडिल डैम है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से चांडिल डैम है, ईचा बांध है, कौन सा? ईचा बांध है, गालूडी बांध है और आपका कौन सा? खरकाई बराज। ठीक है, यहां से कह सकते हैं कि जो ये जो गजिया बांध है, कौन सा? गजिया बांध है, ये आपके कहां से? तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से संबंधित है। कौन कौन? चांडिल डैम, गोलूडी डैम, ईचा डैम और गजिया डैम। देखिए तिलैया डैम तो हमने देख लिया, कोनार डैम देख लिया। अच्छा, तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत ही एक और है खरकाई बराज। ठीक है, तो वो आगे देख लेंगे। आगे देख लेते हैं कि जो स्वर्ण रेखा नदी की, एक मिनट, हाँ, स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? स्वर्ण रेखा नदी पर नीचे दिए गए कौन से 2 बांध नीचे बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा कि जो चांडिल और गोलूडी अभी हमने देखा था। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध बनाए गए हैं?
यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा स्वर्णरेखा नदी पर ये कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है चांडिल और गोलूडी, चांडिल और गोलूडी। लेकिन स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत चांडिल, ईचा डैम, गजिया डैम ये भी है, चांडिल एवं ईचा डैम है, गोलूडी ईचा डैम है। तो ये स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत है। स्वर्णरेखा नदी पर बनाए गए जो डैम है वो है आपके चांडिल और गोलूडी। चलिए आगे देखिए, स्वर्णरेखा नदी की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन से दो बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे अभी हमने देखा कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। चांडिल डैम है, ईचा डैम है, गोलूडी डैम है, खरकई बराज है, गजिया डैम है। तो ये सब है। तो यहाँ पर हाँ ये पूछा गया कि बताइए स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी के ऊपर कौन से डैम है। तो याद रखिएगा चांडिल और गोलूडी। अब आगे बोला जा रहा है कि स्वर्णरेखा नदी की ही एक नदी, सहायक नदी है खरकई नदी। अब इनमें नदी पर निम्न में कौन से दो बांध बनाए गए हैं। तो कौन से दो बांध बनाए गए, याद रखिएगा ईचा डैम और गजिया डैम। ईचा डैम और गजिया डैम ये आपके स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी खरकई नदी पर बनाया गया है। ईचा डैम और गजिया डैम, ईचा डैम और गजिया डैम। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर इनमें से किस बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये किया जा रहा है आपका पालना बांध। और पालना बांध कहाँ पर है भाई, पालना बांध कहाँ है, सरायकेला खरसावां में। कहाँ, सरायकेला खरसावां में। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल डैम का निर्माण किया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल डैम का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है सरायकेला खरसावां में। कहाँ पर, सरायकेला खरसावां में। स्वर्णरेखा नदी में पर निर्मित गोलूडी बांध का, देखिए ये गोलूडी बांध स्वर्णरेखा नदी पर ही बनाया गया है। खरकई डैम पर अभी हमने देखा ईचा और गजिया, ठीक है। वहीं पर स्वर्णरेखा नदी पर जो गोलूडी बांध का निर्माण किया गया है, कहां पर किया गया भाई, तो ये किया गया आपके पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध, देखिए ईचा बांध किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी खरकई नदी पर। अब इसका निर्माण किया गया है कहां पर, तो खरकई नदी के ऊपर ईचा बांध का निर्माण किया गया है। कहां पर, तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहां पर, वेस्ट सिंहभूम में। खरकई नदी पर निर्मित, खरकई नदी पर निर्मित गजिया डैम का निर्माण किया गया है। खरकई नदी पर निर्मित गजिया डैम का निर्माण पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। तो देखिए खरकई नदी, खरकई नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। खरकई नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है और इस पर निर्मित गजिया डैम का निर्माण कहाँ किया गया है, तो पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। किस पर, पूर्वी सिंहभूम में किया गया। चलिए एक एक करके देखते हैं और आगे। खरकई नदी पर, खरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर भाई, तो ये किया जा रहा है आपके सरायकेला खरसावां में। हमने अभी देखा था सराय मतलब पालना, फिर उसके बाद सोना, शुरू, ये सब देखा था। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत नीचे दिए गए किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके हुंडरू जलप्रपात से। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत ही निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा आप। तो ये याद रखिएगा कि देखिए हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, रांची में है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है और स्वर्णरेखा नदी जो कि आपका निकलती है जमशेदपुर रांची के नगड़ी से, ठीक है। तो उस पर जो हुंडरू जलप्रपात रांची में बनाती है, तो उससे स्वर्णरेखा नदी पर कितना विद्युत, कहाँ से, जलप्रपात से, किस जलप्रपात से, तो हुंडरू जलप्रपात से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और लगभग 200 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कितने मेगावाट, अभी हमने देखा लगभग 200 मेगावाट। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना पर नीचे दिए गए कौन सा बांध का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये किया जा रहा है आपका मसानजोर डैम। मयूराक्षी परियोजना पर मसानजोर डैम का निर्माण किया जा रहा है। मयूराक्षी परियोजना के तहत नीचे दिए गए निर्मित मसानजोर डैम को कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये जाना जाता है आपके कनाडा डैम से। किससे, कनाडा डैम से, जो कि दुमका में है। मयूराक्षी परियोजना के तहत मसानजोर डैम का निर्माण किस जिला में किया गया है। तो याद रखिएगा दुमका जिला में किया गया है। किसमें, दुमका जिला में। अच्छा, मयूराक्षी परियोजना का निर्माण नीचे दिए गए किस देश के सहयोग से किया गया है। तो ये किया गया है कनाडा के सहयोग से, इसीलिए से कनाडा डैम का भी नाम दिया जाता है, मसानजोर डैम का, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जाता है कि यह उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के नीचे दिए गए कौन जिले लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उत्तरी कोयल परियोजना से आपका झारखंड का पलामू और गढ़वा, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड का पलामू
और गढ़वा, क्योंकि देखिए उत्तरी कोयल नदी जो है किधर पलामू गढ़वा तरफ चली जाती है, तो पलामू और गढ़वा वाले क्षेत्र क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है, तो कोयल कारो परियोजना जो है ये आपके उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी ये दोनों से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोयल कारो परियोजना, सॉरी एक मिनट, उत्तरी कोयल नदी नहीं, उत्तरी कोयल तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और दक्षिणी कोयल नीचे रहेगा, तो दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी इन दोनों से संबंधित है कोयल कारो नदी। दक्षिणी कोयल का कोयल और कारो नदी का कारो, तो दोनों से संबंधित है। अब देखिए कोयल कारो परियोजना का किस वर्ष शुरू किया गया था, तो कोयल कारो परियोजना को शुरू कब किया गया था ये बताएंगे। ये 1974 में कोयल कारो, जो कि दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर बनाई गई है, ठीक है, से संबंधित है। अब देखिए कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया, तो कोयल कारो परियोजना को 2003 में बंद कर दिया गया। 1974 में शुरू हुआ, 2003 में बंद हुआ। कोयल कारो परियोजना का बंद किए जाने का क्या कारण था, तो कोयल कारो परियोजना का आदिवासियों का विरोध, आदिवासियों के विरोध के कारण कोयल कारो परियोजना जो कि दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी से संबंधित थे उस पर बने थे, और आदिवासियों के विरोध के कारण 2003 में कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया जाता है, जो कि 1974 में जिसका प्रारंभ हुआ था। झारखंड की अमानत बैराज परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो झारखंड की अमानत बैराज परियोजना का संबंध पलामू से है। झारखंड की अमानत बैराज परियोजना का संबंध पलामू से है। रैसा जलाशय योजना का संबंध किस जिले से है, तो रैसा जलाशय योजना का संबंध आपके रांची से है। रैसा जलाशय योजना का संबंध रांची से है। अच्छा, पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है, तो पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा ये है आपके गिरिडीह से, पंचखेरो जलाशय योजना। गुमानी बैराज जलाशय परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो गुमानी बैराज जलाशय परियोजना का संबंध साहेबगंज और पाकुड़ दोनों से है, हमने ऊपर में देखा था, ठीक है, साहेबगंज और पाकुड़ दोनों जिलों से संबंधित है संयुक्त रूप से। अब आगे देख लेते हैं कि अजय बैराज परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो देवघर और जामताड़ा दोनों से है। रामरेखा जलाशय परियोजना, रामरेखा जलाशय परियोजना गुमला और सिमडेगा दोनों से संबंधित है, ठीक है। सुकरी परियोजना, सुकरी परियोजना जो है ये आपके लोहरदगा से संबंधित है, लोहरदगा जिले में है। औरंगा परियोजना का संबंध पलामू से है, कहां से, पलामू से है। तो ये हम लोगों ने देख लिया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखेंगे झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य, पर्यावरण संबंधी तथ्य। देखिए भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका किया गया है झारखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, यानी कि इन सभी जिलों में भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKN बनने का प्रारंभ किया गया है। अच्छा, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है, तो ये किया गया है आपका नवोन्मेष सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना, ठीक है। अच्छा, ये नवोन्मेष का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो इनोवेटिव, कोई भी इनोवेटिव क्रिएटिव जिस भी प्रकार का कुछ इन्फॉर्मेशन होगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नया नया प्रयोग करना है उसके लिए कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत करी गई, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में नीचे दिए गए कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है, तो देखिए जैव विविधता के दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से सारंडावन, सारंडावन कहाँ है, तो आपको मैंने बताया था कि जो एलिफेंट रिजर्व है उसी में सारंडावन, उसमें ज़्यादा हाथी है, ठीक है, इसमें मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ठीक है। नेतरहाट का पहाड़ और पारसनाथ की पहाड़ी, तो देखिए जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में झारखंड का जो क्षेत्र शामिल है वो आपका सारंडावन है, नेतरहाट पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ी, ये सब है। झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है, डिमोशन हुआ है, और इस ह्रास के लिए निम्न में कौन संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है, तो याद रखिएगा जो सड़कों का निर्माण ये कारण है, क्योंकि जितना ज़्यादा सड़क का निर्माण होगा तो क्या होगा, उसके लिए जंगल काटे जाएंगे, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, और उधर क्या होगा, रोड बनेगा तो ट्रक चलेगा, व्हीकल्स चलेंगे, लोगों का आना जाना होगा, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से जैव विविधता का ह्रास इसके कारण तो हो ही रहा है, ये कारण हो सकता है।
कृषि कार्य का विस्तार, तो इसके लिए भी क्या होता है, जंगल को काटा जाता है, लोग वहाँ पर आना जाना करते हैं, तो इससे भी जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कारण भी अफेक्टेड होता है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, उद्योगों की अवस्थापना, ये तो बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण है, तो ये सभी हैं, लेकिन नहरों का निर्माण जो है ये जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो झारखंड राज्य में गिद्धों की 3 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। झारखंड राज्य में गिद्धों की 3 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अच्छा, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करना है भाई, निम्नलिखित पर क्या विचार करना है, तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और आजिप्सियन। ठीक है, आजिपिसियन, आजिप्सियन, ऐसे ऐसे वो बोल सकते हैं, ऑजिप्सियन क्या होता है, हिंदी का कुछ कुछ ये कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और आजिप्सियन। ठीक है, आजिप्सियन। तो ये जो 3 बातें यहाँ पर जो 3 नाम दिया गया है, ये क्या है, तो ये जो है ना, तो जो अभी हमने देखा था कि झारखंड राज्य में पाई जाती हैं गिद्धों की 3 प्रजाति, ये 3 गिद्धों की प्रजातियां हैं जो कि तेजी से विलुप्त हो रही हैं। जिप्स बैंगलेसिस, ये गिद्धों की प्रजातियां हैं, झारखंड राज्य में पाई जाती है, जिप्स इंडिकस और अजिप्सियन। ठीक है, अब देखिए झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके लिए नीचे दिए गए कौन से कारण जो है सर्वाधिक उत्तरदायी हैं, तो ये कौन कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण गिद्धों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं झारखंड में। और 3 प्रजातियों के बारे में हमने देखा, हमने क्या देखा, जिप्स इंडिकस, जिप्स क्या बोलते हैं, जिप्स इंडिकस था, जिप्स बैंगलेसिस था, ऑजिप्सियन था। ठीक, तो यहाँ पर कहा जा रहा है इसके विलुप्त होने के क्या क्या कारक फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि पशुओं के इलाज में, पशुओं के इलाज के लिए जो डाइफ्लोनिक नामक एक एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवा का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये सब पशु मरते हैं। ठीक है, तो पशु जब मरते हैं तो उसके बाद गिद्ध जाकर के उसको क्या करता है, खाता है। गिद्ध जब उसको खाएगा तो उसके जो बॉडी में जो दवाई या फिर जो ये एनाल्जेसिक दवाई मेडिसिन दिया जाता था, कौन सा, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, तो इसके कारण गिद्धों की प्रजातियां विलुप्त होते जा रही है, मरते जा रही है इसके कारण। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत, झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों के द्वारा लगाए गए वृक्षों के रखरखाव होने पर खर्च करने का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है, तो ये किया जाता है 75%। ये कितना किया जाता है, 75%। राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने के लिए मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये किया गया आपका कितना, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 6 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहा जा रहा है नीचे दिए गए किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नीचे दिए गए जो आपका नीचे दिए गए किस जिले में ठोस कचरा यानी कि जो ड्राई वेस्ट होता है, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट, तो ठोस कचरा प्रबंधन मैनेजमेंट हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो किस जिले में, तो रांची में भी, धनबाद में भी, पाकुड़ में भी, तो सभी जिले हो जाएंगे, रांची, धनबाद, पाकुड़, सभी जिले। अच्छा, वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 2006। किस वर्ष, 2006। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, इसके द्वारा क्या होगा, लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, ये है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई थी आपके 2001 में। कब करी गई थी, 2001 में। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है, तो ये है आपका एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है, रेगुलेटरी नियामक संस्था है। कैसा, रेगुलेटरी बॉडी है। आगे देखिए, झारखंड ऊर्जा नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी, झारखंड ऊर्जा नीति घोषणा जो करी गई थी ये आपके 2012 में करी गई थी। झारखंड ऊर्जा नीति घोषणा 2012 में। झारखंड ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, झारखंड ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में गैर परंपरागत यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना झारखंड में जो ऊर्जा नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में
किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया है? तो ये किया गया आपके 2001 में। झारखंड सरकार के द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? तो ये किया गया आपके 2011 में। झारखंड सरकार के द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? तो 2011 में किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो ये झारखंड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है, झारखंड में आपदा प्रबंधन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, झारखंड पॉलिटी को, ठीक है, झारखंड पॉलिटी को एक क्लास में कवर कर लेंगे। झारखंड पॉलिटी को एक क्लास में, झारखंड इकोनॉमिक्स 2 क्लास में। तो हमारा हिस्ट्री कवर हो चुका है, ज्योग्राफी कवर आज हो गया, झारखंड पॉलिटी 1 क्लास, और उसके बाद झारखंड इकोनॉमिक्स 2 क्लास लगेगा। ठीक है, 2 या 3 क्लास लगेगा, मैक्सिमम 2 क्लास में कोशिश रहेगा कि कवर हो जाए। तो ये झारखंड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया। अब बचा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर जो है उसे भी हम लोग जल्दी निपटा देंगे, और जो मिसेलेनियस है उसे भी जल्दी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बस आप लोग देखते रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा हॉल 247 को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से केवल झारखंड के एग्जाम ही नहीं, बल्कि एसएससी, चाहे एसएससी हो या सेंट्रल लेवल के भी जो एग्जाम हो, वहाँ के लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पर कंटेंट लाने वाले हैं। एक कंटेंट में जो दम होगा, और जिसके बाद आप चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके का कोई टॉपिक हो, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स की व्यवस्था कराई जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर झारखंड में आपदा प्रबंधन। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को जोन 2 में, जोन 3 में और जोन 4 सभी क्षेत्र में रखा जा सकता है। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को जोन 2, 3, 4 सब में रखा जा सकता है। भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो जोन 2 के तहत झारखंड के 7 जिले आते हैं। जोन 2 के तहत झारखंड के 7 जिले आते हैं। जोन 3 के तहत 15 जिले आते हैं। जोन 3 के तहत 15 जिले आते हैं। अच्छा, जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? जोन 2 में 15 जिला, जोन 3 में 15 जिला, जोन 2 में 8 जिला, ठीक है, जोन 2 में 7 जिला, जोन 3 में 15 जिला, और जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो याद रखिएगा, गोड्डा और साहेबगंज। गोड्डा साहेबगंज जो है भूकंप जोन, सिस्मिक जोन 4 के तहत शामिल है। भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? तो ये याद रखिएगा, ये है आपका साहेबगंज और गोड्डा। साहेबगंज तथा गोड्डा भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं, साहेबगंज तथा गोड्डा। झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। देखिए, झारखंड में जो लगभग सारी की सारी नदियां मानसूनी या फिर बरसाती नदियां हैं। बरसात में इन नदियों का जो पानी है वो उफान पर हो जाता है। अगर मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा आ जाए तो इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाना ही बाढ़ का प्रमुख कारण है। और हम जानते हैं झारखंड राज्य की सारी नदियां लगभग मानसून पर निर्भर करती है, बरसात पर निर्भर करती है। और ये गंगा नदी और सोन नदी को नहीं समझिएगा, ये केवल झारखंड राज्य का नदी मेनली नहीं कहा जा सकता, टच करके ये बॉर्डर बनाने का काम करता है। चलिए आगे देखिए, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका उत्तर पूर्वी झारखंड। देखिए, बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला झारखंड राज्य का जो आपका साहेबगंज, उत्तर पूर्वी जो जगह है साहेबगंज, संथाल परगना का, इन सब जिला में ज़्यादा बाढ़ आता है। झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? तो आपको जैसे कि धान की फसलों पर, जैसे कि अगर बाढ़ आ गया तो धान का फसल उसी टाइम पर अगर लगा हुआ है धान, तो उस धान खराब कर देगा। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव होता है, बाढ़ के कारण पानी वानी जम जाता है तो मानव का जो हेल्थ कंडीशन है वो भी खराब है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव होता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये आपका कौन सा भाग है? तो देखिए, उत्तर पश्चिमी झारखंड। देखिए, उत्तर पूर्वी झारखंड में बाढ़ से प्रभावित होगा, और उत्तर पश्चिमी झारखंड जो कि सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक
दुष्प्रभावित होता है। तो ये झारखंड राज्य का है आपका पलामू, जैसे कि उत्तर पश्चिम पार्ट में कौन है, पलामू है, गढ़वा है, ये सब है। तो झारखंड का जो कौन सा जिला सूखा से प्रभावित होता है, तो वो आपका पलामू है। झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने के लिए कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे, कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो एक तो वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाए, जलाशय का निर्माण किया जाए और वृक्षों की कटाई पर को रोक लगाया जाए। तो ये सभी के सभी मतलब तरीका है जिससे कि सूखा से निपटा जा सकता है। ठीक है, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक जो बिजली थंडर होता है, ठीक है, जो गिरता है, एक प्रमुख आपदा है। ठीक है, जिसे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है, जान माल की क्षति होती है। और इस समस्या से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं और कारगर सिद्ध होंगे? तो देखिए, वर्षा के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे भी नहीं रुकना चाहिए और बिजली एवं तार के खंभों से दूर रहना चाहिए। तो ये सभी के सभी उपाय हैं जो कि तड़ित झंझावत जो आपका थंडर स्टॉर्म आने समय आपको अपनाने चाहिए। कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो ये आपका है झरिया वाला क्षेत्र, धनबाद का झरिया वाला क्षेत्र। झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण ये है कि आम लोगों के द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगल में प्रयोग, एक तो ये कारण है। दूसरा ये है मानव द्वारा वन उत्पाद के संग्रहण के दौरान रोशनी के लिए आग जलाना। देखिए, वन में बहुत सारे जैसे कि महुआ वगैरह चुनने के लिए रात में, दिन में, तो उसमें क्या होता है, रोशनी लगाने के लिए तो आसपास में जंगल होता है, उसमें आग लग जाता है। एक तो शुष्क पतझड़ वनों की, देखिए शुष्क पतझड़ वनों मतलब जो सूखा पतझड़ वन, तो पत्ते पत्ते से आपस में टकराने से भी आग लग जाता है। तो ये सभी के सभी कारण है झारखंड के जंगलों में आग लगने का। देखिए, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने के लिए कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो ये कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं? देखिए, अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, ये कारण, ये एक उपाय हो सकता है। जंगलों में फायर टावर का भी निर्माण कराया जाना चाहिए, ये भी दूसरा उपाय हो सकता है। वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, वनों के बीच बीच में सड़क वगैरह लगाना चाहिए जिससे कि वन के पेड़ पौधे आपस में टकराए नहीं, आग नहीं लगेगा। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि झारखंड में जंगली हाथियों के द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किया जाने वाला आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये इसका कारण क्या है? देखिए, क्या होता है, कभी कभी जंगल से हाथी निकल करके मानव वाले बस्ती में घुस जाता है और आक्रमण कर देता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है कि मानव के द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। हाथी कहता है कि तुम हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करो, हम तुम्हारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर तुम करोगे हम भी करेंगे। तो यही कारण है। देखिए, झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने के लिए किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका, एक तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, आग लगाया जाता है, आग द्वारा हाथी को डराया जाता है और मिर्च की गंध के द्वारा हाथी को भगाया जाता है। तो ये सभी उपाय हैं जो कि हाथी जब आ जाता है गांव समाज में, तो ये सब उपाय अपनाए जाते हैं उसे भगाने के लिए। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका झारखंड के मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया था आपके 2004 में। झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? अच्छा, झारखंड में आपदा के दौरान, झारखंड में कोई भी डिजास्टर्स के दौरान, डिजास्टर सिचुएशन के दौरान क्या होता है कि राहत कार्य के संचालन के लिए गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो ये याद रखिएगा, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75% और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 25%, सॉरी, कोष केंद्र एवं राज्य सरकार की, तो राज्य केंद्र सरकार की 75% और राज्य सरकार की 25%। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है राज्य और केंद्र का। ठीक है, तो ये आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष, कौन से वर्ष में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था? 2009 में। अच्छा, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए
ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान के द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो ये आपको बताना है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान प्रदर्शन केंद्र, झारखंड सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह के प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये किया गया है आपदा के पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी और उनके प्रभाव को कम से कम करने के लिए इसका गठन किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन सह ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किया गया है। इसका गठन क्यों किया गया है? तो एक तो कोई भी डिजास्टर होगा तो उससे पहले की जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए, उससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी के लिए तथा उसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए इसका गठन किया गया है सृजन का। ठीक है, राज्य में सूखा से संबंधित आपदा के लिए नीचे दिए गए कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? कौन सा संस्थान है? ठीक है, कौन सा संस्थान ऐसा करता है भाई? तो ये करता है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु, राज्य में खनन से संबंधित डिजास्टर आपदा हेतु नीचे दिए गए कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ये करता है आपका भारतीय खनन स्कूल, इंडियन माइंस स्कूल, आईएसएम जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, आईएसएम धनबाद। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु नीचे दिए गए कौन सा संस्थान शैक्षणिक यानी कि शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ये करता है बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा के लिए नीचे दिए गए कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो बाढ़ से संबंधित जो भी आपदा डिजास्टर होते हैं तो उसके लिए जो जे सैक है, ये जो संस्थान है ये करता है शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन। बीआईटी मेसरा किसके लिए करता है? भूकंप से संबंधित डिजास्टर के लिए। अच्छा, माइनिंग से रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं उसके लिए जो शैक्षणिक और तकनीकी कार्य का संचालन आईएसएम धनबाद करता है, और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूखा से संबंधित जो भी डिजास्टर होते हैं उससे रिलेटेड शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा के लिए, जंगल में आग लगने से संबंधित जो भी आपदा होता है उसके लिए कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्य का संचालन करता है? तो ये करता है जे सैक। कौन सा? जे सैक करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये याद रखिएगा, प्रखंड विकास प्राधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बीडीओ होता है वो होता है। अच्छा, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर आप गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है आपके ग्राम सभा का मुखिया, ग्राम सभा का मुखिया। हम लोगों ने झारखंड ज्योग्राफी को एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर लिया। थ्योरी क्लास भी लगभग पूरी कराई जा चुकी है। एक दो झारखंड का कृषि वगैरह है तो ये एमसीक्यू से ही कर लीजिए अभी। ठीक है, एमसीक्यू से ही कर लीजिए, आपदा वगैरह तो ये एमसीक्यू से हो जाएगा। तो थ्योरी क्लास भी लगभग हो चुका है। तो झारखंड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो चुका। अब पॉलिटी होगा, अब उसके बाद पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, एक या दो क्लास, मतलब दो क्लास लगेगा इकोनॉमिक्स में, एक क्लास लगेगा आपका पॉलिटी में। तो 3 क्लास और आएगा, यानी कि पूरा इधर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया। अब बचा आपका मिसलेनियस और आर्ट एंड कल्चर। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसे कवर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, और इसके लिए थ्योरी क्लास, अगर आपको जेएसएससी सीजीएल के रिवीजन कोर्स से जुड़ना है तो जल्दी कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। और आज के आज आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है, और आपको अगर आपको सही तरीके से रिवीजन करना है, सही तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ इस पर काम करना है, एक कैलकुलेटेड तरीके से तैयारी करना है, तो इस पर आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।